हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करने जा रहे हैं आपकी पुस्तक का एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर। मज़ेदार क्यों? क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है कि इसमें जो भी चीज़ें आती हैं ना, उनके नाम बहुत लंबे लंबे और बड़े बड़े हैं, तो बच्चे उनको देख के डर जाते हैं। लेकिन जब वो उसे पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये सब तो हमने पहले भी किया है, तो फिर उन्हें बहुत मज़ा आता है और फिर उन्हें देखकर मुझे भी मज़ा आता है। तो हुआ ना मज़ेदार चैप्टर। तो करें शुरू। ठीक है, इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इन संख्याओं के बारे में आपने 9वीं में भी कुछ पढ़ा है, याद है आपको? नहीं, सबको याद नहीं है? कोई बात नहीं, हम एक थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जिन बच्चों ने अच्छे से किया है उन्हें भी फिर से याद आ जाएगा और जिन्होंने नहीं किया उन्हें अभी समझ आ जाएगा। तो शुरू करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं से। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक, जिन्हें प्रकृति ने बनाया। प्रकृति ने संख्याएं बनाई? नहीं, प्रकृति ने तो बनाए पेड़ पौधे, फूल पत्ते, पशु पक्षी और चांद सितारे, है ना। अच्छा, मान लो कि बहुत सारे पेड़ हैं और तुम्हें उन्हें गिनना है, तो गिन पाओगे? या किसी पौधे पर बहुत सारे फूल लगे हैं, तुम्हें गिनना है, कैसे गिनोगे? कहाँ से शुरू करोगे? 1 2 3 4, ऐसे ही ना। तो जो संख्याएं 1 से शुरू हों वो हुई प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक चीज़ों को गिनने के लिए। अच्छा, तो फिर उसके बाद आई पूर्ण संख्याएं, जिन्होंने संख्याओं को पूर्ण कर दिया। पूर्ण कैसे किया? देखो, कई बार ऐसे होता है कि कहीं पर बहुत सारे पेड़ हैं तो हमने गिन लिए, लेकिन अगर पेड़ है ही नहीं तो उसे कैसे बताएं? तो भारत में ही शून्य की खोज हुई, उसे हम कहेंगे यहाँ शून्य पेड़ हैं, 0 पेड़ हैं। तो हो गई ना गिनती पूर्ण, तो इसलिए इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आई पूर्णांक। पूर्णांकों की जरूरत क्यों पड़ी? जब पैसों का लेन देन शुरू हुआ तो कई बार ऐसे हुआ, मान लो मैंने 7 रुपए की चीज़ खरीदी, लेकिन मेरे पास 7 रुपए नहीं थे, तो मैंने उन्हें 5 रुपए दे दिए। अभी मुझे और कितने पैसे देने हैं? 2 रुपए और देने हैं, तो यानी मुझ पर 2 रुपए का ऋण है। तो इन संख्याओं को बोलते हैं ऋणात्मक संख्याएं। 2 रुपए का ऋण है। जब मेरे पास और पैसे आएंगे तो जितने भी आएंगे उनमें से पहले 2 घटाने होंगे, क्योंकि वो मुझे किसी को देने हैं। तो अभी मेरे पास कितने हैं? -2, ऋणात्मक 2। तो इन ऋणात्मक संख्याओं में सारी पूर्ण संख्याएं भी जोड़ दो तो वो बन गई पूर्णांक। ठीक है। उसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं की आवश्यकता क्यों पड़ी? मान लो कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे हमने पूरा नहीं यूज़ किया, उसका कुछ हिस्सा ही यूज़ किया। जैसे आजकल तो फलों का मौसम चल रहा है, तरबूज खरबूजा सब खा रहे हैं ना। तो मान लो कि 2 भाई थे और उन्होंने एक तरबूज लिया। अब वो पूरा थोड़ी खाएंगे, उन्होंने उसके 2 बराबर हिस्से किए और दोनों ने एक एक ले लिया। कितने हिस्से किए? 2। तो हर में आ गया 2 और दोनों ने कितना कितना खाया? 1, तो बन गया 1/2, आधा। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें जरूरत पड़ी भिन्नों की, भिन्नांक। ऐसे ही हो सकता है 3/4। मान लो तरबूज के 4 हिस्से किए और उसमें से 1 खा लिया तो 1/4, और जो बाकी बचा वो 3/4। तो क्या 0/5 भी हो सकता है? 0/4, 4 हिस्से किए और हमने 1 भी नहीं खाया तो 0/4। तो क्या 4/0 भी हो सकता है? बटा में 0 आ सकता है, यानी हमने तरबूज का कोई भी हिस्सा नहीं किया। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई भी हिस्सा नहीं करेंगे तो भी एक हिस्सा तो बचेगा, तो हर में 1 तो आएगा। तो हर में 0 नहीं आ सकता, क्योंकि उसका तो मतलब हुआ हमने तरबूज को गायब ही कर दिया, और अगर गायब कर दिया तो उसमें से कुछ हिस्सा लेंगे कैसे, है ना। तो इसलिए हर में कभी भी शून्य नहीं आता। तो ये हुई परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं भी 2 तरह की होती हैं। एक होती हैं अगर उन्हें हम भाग करें तो उनका दशमलव प्रसार कहीं ना कहीं जाकर खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है, पूरी कट जाती है और शेष में शून्य आ जाता है। जैसे 1/2, 1 को 2 से भाग करोगे तो उत्तर आ जाएगा 0.5, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत है, खत्म हो गया 0.5। लेकिन 1/3, जब 1 को 3 से भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 0.3333, यानी 3 बार बार आता रहेगा, यानी इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, आवर्ती है। कोई एक संख्या है जो बार बार आना शुरू हो गई है, इसे हम बोलेंगे अशांत आवर्ती। ठीक है। तो ये थी परिमेय संख्याएं। अब आते हैं अपरिमेय संख्याओं पर।
अपरिमेय संख्याएं वो हैं जो परिमेय नहीं है, यानी जिन्हें हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्याओं की सीधी सीधी पहचान है, उन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जो q है वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। और एक और बात जो बहुत ध्यान देने वाली है वो ये है कि p और q सह अभाज्य हों। सह अभाज्य मतलब कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो उन दोनों का गुणनखंड हो, यानी कोई भी ऐसी संख्या ना हो जो दोनों को विभाजित करती हो, ठीक है। और अपरिमेय, जो भी परिमेय नहीं है वो अपरिमेय है, यानी जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5। और इनकी एक पहचान और है, जो इनका दशमलव प्रसार है वो कभी भी खत्म ही नहीं होता, वो चलता ही जाता है। ना तो उसकी कोई संख्या दोबारा आती है, रिपीट होती है, और ना ही वो कभी खत्म होता है। उसका दशमलव प्रसार कुछ ऐसा दिखेगा, 1.2, 3, 4, 9, 5, 7, 8, 3, कभी खत्म नहीं होगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो उसे हम बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ना तो वो शांत है और ना ही वो आवर्ती है, अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो ये सब था 9वीं कक्षा का। अब हम शुरू करते हैं 10वीं कक्षा का चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो शुरू करें। सबसे पहले है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और ये कहती है कि a बराबर BQ जमा R, जहाँ पर 0 इज लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। ओहो हो, आप तो इसे देखकर डरने लगे, नहीं करें, चलो हम इसे छोड़ देते हैं, हम कुछ और करते हैं। ये देखिए क्या है, 17 को 5 से भाग करना है, आप कर सकते हो। 5 दिए 15 और शेष बचा 2। आसान है। क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और शेष बचा 7? क्या ये ठीक है? देखो, जो इसका शेष है वो तो इसके भाजक से बड़ा हो गया, ऐसा हो सकता है? नहीं, ये विभाजन गलत है। हमें तो ये देखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या है ऐसी जिस पर ये भाग हो जाए। तो 5 दिए 15 तो और शेष बचा 2, यही सही है ना। एक और करके देखते हैं। 65 को 8 से भाग करो, 8 8 64 और शेष बचा 1। क्या शेष कभी शून्य हो सकता है? हो सकता है। 35 को 7 से भाग करो, 7 पंजे 35 और बचा 0, तो ये भी सही है। अच्छा, तो अगर एक बार आप फिर से 17 बटा 5 को देखो। 17 को 5 से भाग किया, 5 दिए 15 और शेष बचा 2। मुझे ये 17 वापस बना दो, 17 को वापस बना कर दो इन्हीं संख्याओं से। कैसे बनाओ? 17 बराबर 5 को 3 से गुना कर दें और उसमें वही 2 जोड़ दें, तो ये वापस बन जाएगा ना। 17 बराबर 5 गुना 3 जमा 2, ठीक है ना। ऐसे ही जरा 65 को वापस बना कर दो, 8 गुना 8 जमा 1। कैसा है? अब मान लो कि ये 17 है A और 5 है B। A को B से भाग किया तो इसको वापस बना कर दो। A बराबर आ जाएगा 5 गुना 3, 3 है Q, BQ जमा R, शेष बचा हुआ 2। तो ये क्या बन गया? A बराबर BQ जमा R। अरे, ये तो उसी प्रमेय जैसा दिख रहा है जिससे आप डर रहे थे, वही है ना। और इसके नीचे ये क्या लिखा है? 0 इज लेस देन इक्वल टू R। ये भी हमने देखा कि जो शेष है वो 0 से बड़ा तो हो सकता है, लेकिन B से बड़ा नहीं हो सकता। 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन B से बड़ा कभी नहीं हो सकता, है ना। अब लग रही है कुछ मुश्किल? तो ये सब तो आपने पहले भी किया हुआ है। अगर हमने ये सब पहले किया है तो ये हमें दोबारा क्यों करवा रहे हैं? इसका भी एक कारण है, क्योंकि इसे दोबारा पढ़ने से हमारी कुछ और चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो, आप पहले HCF कैसे निकालते थे? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्तक। कैसे निकालते थे? आप दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते थे और फिर उसमें से जो कॉमन, जो गुणनखंड दोनों में होते थे, उन्हें आप लिख लेते थे, वो आ जाता था HCF। करके देखें, जैसे हमने लिया 20 और 6। 20 के गुणनखंड किए तो क्या आए? 2 गुना 2 गुना 5, और 6 के गुणनखंड 2 गुना 3। इनमें से हमें कॉमन लेने हैं। कॉमन यानी जो दोनों में आते हैं। दोनों में आ रहा है 2, तो यानी इसका HCF हुआ 2। ऐसे ही करते थे ना। ऐसे ही हम करते हैं एक और संख्या का, 455 और 42। ये भी आप आसानी से कर लोगे, और जब करोगे तो पाओगे कि इसका उत्तर आया 7। अब एक और संख्या लेते हैं, ये है 8633 और 9167। अब इसका HCF निकाल के दिखाओ।
करो कोशिश। मुझे लगता है 2-3 घंटों में तो कर ही लो, या फिर शाम तक तो पक्का कर लोगे। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब आप इनके गुणनखंड करोगे तो वो आएंगे 89 और 97। 8633 के गुणनखंड आते हैं 89 और 97, इससे छोटा कोई भी नहीं है। और 9167 के गुणनखंड आते हैं 89 और 103, इससे छोटा कोई भी नहीं है। तो इन्हें ढूंढने में आपको समय तो लगेगा। इसका HCF आया 89। तो ये तरीका है ना थोड़ा मुश्किल, तो हम इसका आसान तरीका देखते हैं। इतनी बड़ी संख्या को ही करके देखते हैं। तो हमें उसके लिए करना है 9167 को 8633 से भाग करना है। बड़ी संख्या को बीच में रखकर छोटी संख्या से भाग कर देंगे। तो हम देखेंगे, ये दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन देखो 1 पर जा रहा है। 1 पर जाएगा तो शेष बचेगा 534। अब हम ये जानते हैं कि ये जो भाज्य और भाजक है, इनका जो HCF है असल में वही HCF भाजक और शेष का भी होता है। यानी 8633 और 534, उनका HCF भी वही होगा। तो हम बड़ी संख्याओं का क्यों करें, हम छोटी का करेंगे। तो अब हम 8633 को बीच में ले लेंगे और 534 से भाग करेंगे। इसको भाग करने पर ये 16 से जाएगा और शेष बचेगा 89। अब हम जानते हैं कि 534 और 89 का HCF भी वही है। तो अब हम इन संख्याओं को ले लेंगे। 534 को भाग किया 89 से तो उत्तर आया 6 और ये पूरा भाग हो गया, शेष में कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ पर हमें रुक जाना है और जो ये आखिरी भाजक है यही हमारा उत्तर है। देखो कितना आसान हो गया ना। ऐसे ही किसी और संख्या का करके देखो। जैसे अब हम ले लेते हैं 455 और 42। 455 को 42 से भाग किया, 10 पर गया और शेष बच गया 35। अब 42 और 35 को भाग कर लेते हैं। 42 को 35 से भाग किया तो शेष बचा 7। अब 35 और 7 को भाग कर लेते हैं। 35 को 7 से भाग किया तो शेष बचा 0। तो ये जो आखिरी भाजक आया यही हमारा उत्तर है। ये है हमारा HCF। कैसा लगा? अगली चीज देखते हैं। अगला है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय। ये कहता है कि एक से अधिक हर प्राकृत संख्या n या तो अभाज्य होती है या फिर वह अद्वितीय अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। अरे आप तो फिर डरने लगे, तो छोड़ो, हम ये भी नहीं करते, हम कुछ और करते हैं। हमने संख्या ली 12। आप बताइए ये भाज्य है या अभाज्य? ये भाज्य है। तो क्या आप इसके गुणनखंड बना सकते हो? हाँ, आप HCF निकालने के लिए ऐसा ही करते थे। तो इसके गुणनखंड बनाओ। इसके गुणनखंड बनेंगे 2 गुना 2 गुना 3। कितना आसान है। 20, इसके भी बनाओ, 2 गुना 2 गुना 5। अब संख्या लेते हैं 2। क्या ये भी भाज्य है? ये तो भाज्य नहीं है, ये खुद ही अभाज्य है। तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर 2। तो ये हमने क्या किया? हमने सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाए। तो ये प्रमेय भी तो यही कहता है। ये कहता है कि कोई भी संख्या हो या तो वो खुद ही अभाज्य है या हम उसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हम पहले से जानते हैं, है ना। तो अब हमें ये क्यों करा रहे हैं? ये भी हमें आता है। इससे भी हमें 3 फायदे होंगे। पहला फायदा, हम LCM आसानी से निकाल पाएंगे। पहले हम LCM भी इतनी लंबी प्रक्रिया से निकालते थे ना, अब हम उसे भी आसानी से निकाल पाएंगे। और दूसरा फायदा, जो अपरिमेय संख्याएं हैं जैसे वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, इनको अपरिमेय सिद्ध करना ये बहुत आसान हो जाएगा। पिछली कक्षा में आपने नहीं किया, इस कक्षा में आप बहुत आसानी से कर पाओगे। ठीक है। और तीसरा फायदा कि जब आपको कोई परिमेय संख्या दी जाती है और पूछा जाता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांतावर्ती, तो आपको पूरी भाग करनी पड़ती है और उसके बाद ही उत्तर पता चलता है। लेकिन इससे हमें एक ऐसा तरीका पता चलेगा जिससे आप संख्याओं को देखते ही पहचान जाओगे कि इनका दशमलव प्रसार शांत है या अशांतावर्ती। तो करें शुरू। सबसे पहले LCM निकालना सीखते हैं। देखिए, जब हमने किसी एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए, जैसे 6 के किए 2 और 3 और 20 के किए 2 गुना 2 गुना 5, जब हम HCF निकालते हैं तो हम इसमें से जो कॉमन है, जो दोनों में आ रहे हैं, वो ले लेते हैं। और जब LCM निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन है वो तो ले ही लेते हैं, उसके अलावा जो बचते हैं वो भी सभी ले लेते हैं। यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, ऐसे ही करते हैं ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे
कि जो गुणनखंड 6 और 20 के थे वो HCF और LCM में सभी के सभी आ चुके हैं। जितने ऊपर हैं उतने ही इन दोनों में भी आ चुके हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि दो संख्याओं की गुना उनके HCF और उनके LCM की गुना के बराबर होता है, यानी A गुना B बराबर है HCF गुना LCM। तो अब अगर यदि आपको दो संख्याएं पता हैं और उनका HCF भी पता है तो आप LCM आसानी से निकाल पाओगे। कैसे? A गुना B बराबर है HCF गुना LCM। तो A गुना B बटा HCF बराबर है LCM, यानी दोनों संख्याओं को गुना करो, उनके HCF से भाग करो तो LCM आ गया। हो गया ना आसान। अब हम देखते हैं वर्गमूल 3 को अपरिमेय कैसे सिद्ध करें। इसे करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला ये कि जो भी परिमेय संख्या होती है उसे P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और P और Q सह अभाज्य हो, मतलब कोई भी ऐसा गुणनखंड ना हो जिससे वो दोनों भाग होते हो। और दूसरी बात, अगर एक संख्या है a स्क्वायर बटा p, p यदि कोई अभाज्य संख्या है और वो a स्क्वायर को पूरी तरह से भाग करती है तो इसका मतलब होगा कि वो a को भी पूरी तरह से भाग करेगी। कैसे? मान लो a बराबर है 6 और p बराबर है 2, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 गुना 3 बटा 2, तो ये पूरा पूरा कट गया और उत्तर आ गया 3। अब अगर हम लिखें a स्क्वायर यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 बटा 2, इसमें भी 2 पूरा पूरा कट गया और उत्तर आ गया 18। ठीक है, तो यहाँ से साफ साफ सिद्ध होता है कि अगर कोई p संख्या जो कि अभाज्य है a स्क्वायर को पूरी तरह से भाग करती है तो वो a को भी पूरी तरह से भाग करेगी। तो इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम सिद्ध करेंगे वर्गमूल 3 को एक अपरिमेय संख्या। देखिए, हम इसे उल्टे तरीके से चलेंगे। पहले हम मान लेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 3 बराबर है P बटा Q। दोनों तरफ वर्ग करने पर हम पाएंगे 3 बराबर है P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। Q स्क्वायर को इधर ले गए तो P स्क्वायर बराबर है 3Q स्क्वायर और 3 को इधर वापस लाने पर P स्क्वायर बटा 3 बराबर है Q स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो 3 है एक अभाज्य संख्या P स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित कर रही है। इसका मतलब वो P को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। मान लीजिए कि उसने P को विभाजित किया और उत्तर आ गया M, तो यानी P बराबर है 3M। अब P स्क्वायर बराबर है 3Q स्क्वायर में इस P का मान भरने पर हम पाएंगे 3M स्क्वायर बराबर है 3Q स्क्वायर, 9M स्क्वायर बराबर है 3Q स्क्वायर, 3M स्क्वायर बराबर है Q स्क्वायर। अब 3 को उधर ले जाने पर M स्क्वायर बराबर है Q स्क्वायर बटा 3। यदि 3 Q स्क्वायर को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है तो वो Q को भी पूरी तरह से विभाजित करेगा, तो Q बटा 3। यहाँ से हमें पता चलता है कि 3 जो कि एक अभाज्य संख्या है वो P को भी पूरी तरह विभाजित कर रही है और Q को भी पूरी तरह विभाजित कर रही है। लेकिन हमने शुरू में माना कि वर्गमूल 3 P बटा Q की फॉर्म का है और एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं हो सकता जो दोनों को विभाजित करे, तो इसलिए जो हमने माना वह गलत था और वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और अब इसका आखिरी फायदा ये है सबसे मज़ेदार। तो आइए अब हम कुछ ऐसी परिमेय संख्याएं देखते हैं जिनका हमें दशमलव प्रसार देखे बिना बताना है कि वो शांत है या अशांत आवर्ती। तो हमने लिया 5 बटा 2, 17 बटा 5, 8 बटा 15 और 11 बटा 7। क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं? बहुत आसान है, आप इन्हें काटकर छोटे से छोटे रूप में लिखिए। देखिए, ये सभी संख्याएं पहले से ही छोटे से छोटे रूप में लिखी गई हैं, P बटा Q। और अब आप सिर्फ इनका हर देखिए। अगर इनके हर में 2 है या 5 है, 2 गुना 5, 2 या 5 है तो इनका दशमलव प्रसार 7 होगा, शांत होगा। और अगर 2 या 5 के अलावा कोई भी और संख्या आती है तो उनका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। जैसे 5 बटा 2 को भाग करेंगे तो आ रहा है 2 बटा 5, आप देख रहे हो कि ये शांत है। 17 बटा 5 को भाग करने पर आ रहा है 3.4, ये भी शांत है। 8 बटा 15 को भाग करने पर, क्योंकि इसके हर में 5 गुना 3 है यानी 2 और 5 के अलावा 3 भी है, इसका प्रसार आ रहा है 0.533333, यानी ये अशांत है।
और 11/7 को भाग करने पर आ रहा है 1.57142857 और ये बार बार आ रहा है, तो ये भी हुआ अशांत आवर्ती। तो आपने ये जाना यदि हर में 2 या 5 हो तो उसका प्रसार शांत होगा, और यदि इसके अलावा कोई भी संख्या और हो तो वो होगा अशांत आवर्ती। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका पाठ वास्तविक संख्याएं। अब हम मिलेंगे अगले पाठ में, तब तक आप गणित का खूब अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।